नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सैकत दत्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। डॉक्टर सैकत, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अनीमिया के बारे में और उसके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर सैकत से सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सैकत, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर अनीमिया क्या है। एनीमिया को अगर साधारण रूप में हम बोलना चाहेंगे तो ये रक्ताल्पता है, मतलब ब्लड कम हो गए, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन आरबीसीज है वो कम हो गए। हमारे ब्लड में बहुत सारे कोशिकाज रहते हैं, जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये वगैरह रहते हैं। उसमें जो रेड ब्लड सेल है वो जब कम हो जाते हैं या हीमोग्लोबिन जब कम हो जाते हैं उसको ही हम एनीमिया बोलते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। तो ये जब कम होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स शुरू होते हैं। बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अनीमिया के क्या कुछ कारण होते हैं, किस वजह से अनीमिया होता है। हमारे देश में साधारण रूप में जो एनीमिया देखा जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन जो कॉज है वो है आयरन डेफिशिएंसी के वजह से, या बॉडी में आयरन कम हो जाने के लिए एनीमिया होता है। इसको न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि देखा जाता है कभी कभी खाने में आयरन कम होने के कारण ये एनीमिया हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कारण जो है, जो वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, वो है विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। ये दो सबसे ज़्यादा दिखने वाले कारण हैं, लेकिन ये छोड़ के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे दूसरे कोई बीमारी से अगर पेशेंट पीड़ित है, जैसे किडनी का डिजीज़, लीवर का डिजीज़, तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। कुछ बीमारी जैसे जो रिमाटोलॉजिकल या हड्डी के बीमारी है, जैसे सिकल जो एसएलई या लूपस बोलते हैं हम, या रिमाटॉयड अर्थराइटिस, इसमें भी एनीमिया देखा जा सकता है। कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे कॉमनली ब्लड कैंसर में एनीमिया तो होता ही होता है, साथ में दूसरे कैंसर के पेशेंट भी एनीमिया लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ एनीमिया ऐसे भी होते हैं जो इनहेरिटेड है, जो आनुवांशिक रूप में पेशेंट को मिलता है। और कभी कभी होता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो खुद से टूट जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ के कारण से वो टूट जाते हैं, तो इसके लिए भी एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया एक ज़्यादातर क्षेत्र में देखा जाता है कि खुद से कोई बीमारी एनीमिया नहीं है, दूसरे कोई बीमारी के कारण से एनीमिया हो रहा है। तो ये कम देखा जाता है कि एनीमिया खुद से ही एक बीमारी है। तो जब एनीमिया होता है तो दूसरे कुछ बीमारी के लिए एनीमिया होता है, और उस बीमारी की खोज हमें ज़रूर करना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। बिल्कुल, और आमतौर पर जैसे कहा जाता है एनीमिया, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो खून की कमी होती है। हाँ। अगर एक्सीडेंटल केसेस की बात की जाए तो क्या वो एनीमिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक्सीडेंटल मीन्स कौन से एक्सीडेंट? एक्सीडेंटल ऐसे केसेस जिसमें ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ। ऑब्वियसली ब्लड लॉस, किसी भी कारण से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया तो होने ही होने हैं। तो जो साधारण रूप में आमतौर में हम देखते हैं कि फीमेल में जो माहवारी के टाइम ज़्यादा खून का रिसाव होता है, उससे जो एनीमिया है वो काफ़ी कॉमन है पॉपुलेशन में। साथ में जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको भी खून के रिसाव के कारण एनीमिया हो सकता है। और या कोई भी एक्सीडेंट से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया ज़रूर हो सकता है। और ये एनीमिया मोस्टली आयरन की कमी से होता है। बिल्कुल, चलिए अब लक्षण की भी बात कर लेते हैं सर। जानना चाहेंगे क्या कुछ लक्षण ऐसे बॉडी में दिखने लगते हैं कि अब लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आमतौर में हम एनीमिया में देखते हैं वो काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है, जैसे थकावट लगना, कोई भी काम में कंसंट्रेशन नहीं आता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, थोड़ा चलने में ही सांस फूलने लगते हैं, नींद ज़्यादा आती है या किसी किसी को नींद एकदम आती नहीं है, सर चकराने लगते हैं, बॉडी में सादापन या पीलापन देखते हैं, या पैर सूजने लगते हैं। ये कॉमन सिम्टम है एनीमिया के। और इसके साथ ही जब कहा जाता है कि एनीमिया एक जेनेटिकल डिसीज़ होता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये आगे आने वाले पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, कितना सच है ये। कोई कोई एनीमिया है जो ऐसा है, ज़्यादातर एनीमिया ऐसे होते नहीं। जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, ये जो बीमारी है ये एनीमिया लेके जब प्रेजेंट करते तो ये एनीमिया अनुवांशिक होता है, मतलब ये जेनेटिक होता है, पेरेंट्स से, माता पिता से जीन का प्रभाव जो बच्चों में आता है उससे ये एनीमिया होते हैं। तो ये अनुवांशिक है।
बाकी कुछ एनीमिया है जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस बोलते हैं या G6PD डेफिशिएंसी, ये रेयर कॉजेस ऑफ एनीमिया है, ये भी आनुवंशिक है और इससे एनीमिया होते हैं। आपसे जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के एनीमिया होते हैं, कितने बाइफिकेशंस होते हैं, किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है इन्हें? हम पहले पेशेंट के एक सीबीसी करके देख लेते हैं कि एनीमिया जो सीबीसी रिपोर्ट में है कि एनीमिया में आरबीसी जो है उसका साइज़ क्या है, वो बड़ा है, छोटा है या नॉर्मल साइज़ के है। जब आरबीसी के साइज़ बहुत बड़े साइज़ के होते हैं तब उसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो देखा जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में या मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। कभी कभी एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, लीवर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, इसमें भी ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखा जाता है। और एक है जो जिसमें आरबीसी या हमारे लोहित जो रक्त कोशिका है वो छोटे होते हैं, जिनको माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो आयरन की कमी से जो एनीमिया होते हैं और थैलेसीमिया जो होते हैं, इनमें हम देखते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और जो नॉमोसाइटिक एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज़ ठीक ही होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन वो कम हो जाते हैं। ये बाकी बहुत सारे केसेस जैसे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जैसे दूसरे कोई बीमारी के कारण एनीमिया हो रहा है उसमें देखते हैं। जैसे जिस पेशेंट का रेनल डिजीज़ है, कोई गुर्दे का बीमारी है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ये गुर्दे से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसको एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। वो हार्मोन ब्लड को बनाने के लिए काम में आता है, तो वो हार्मोन नहीं निकल पाता है, तो तब उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इसको एनीमिया ऑफ रेनल डिजीज़ भी बोलते हैं। बिल्कुल, यानी कि कई प्रकार के एनीमिया होते हैं जो कि शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी मैं सर समझना चाहूँगी। आगे आने वाले दिनों में अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो एनीमिया कितना भयानक हो सकता है? जैसे एनीमिया होते ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं खान पान को थोड़ा ठीक करके एनीमिया को हम ठीक कर लेंगे। तो ये कुछ हद तक शायद सही भी है कुछ लोगों के लिए जिनको खान पान के वजह से एनीमिया हो रहा है, लेकिन सारे समय ये होता नहीं कि खान पान की कमी से ही एनीमिया हो रहा है। दूसरे बहुत सारे कारण हैं, तो वो कारण ढूंढना ज़रूरी है। एक सही मेडिकल ओपिनियन की ज़रूरत है जो हम एनीमिया क्यों हो रहा है इसके तय तक पहुंच सके। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि एनीमिया ज़्यादातर क्षेत्र में खुद से कोई बीमारी नहीं होती, दूसरे बीमारी के कारण एनीमिया हो रहा है। जैसे किसी के ब्लड में हमने एनीमिया पाया और उसका हमने आयरन टेस्ट करके देखा कि आयरन कम है, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि आयरन कम क्यों है। कभी कभी होता है पेट में कोई अल्सर हुआ है जिससे ब्लड का रिसाव, खून का रिसाव हो रहा है, तो इसके लिए एनीमिया हुआ है। कभी कभी वो हो सकता है पेट के अंदर कोई कैंसर हुआ है। कभी कभी ये हो सकता है कि बॉडी से ब्लड में आयरन जा नहीं रहा है, कुछ इन्फेक्शन है जैसे H. पाइलोरी इन्फेक्शन या ऐसे कुछ बीमारी होते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं, तो उसमें जो होता है हमें एंडोस्कोपी करके देखने होते हैं, उसके बायोप्सी लेके देखने होते हैं कि क्यों हो रहा है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो एनीमिया जब होते हैं उसके तय तक पहुंचना ज़रूरी है। जब कैंसर के कारण एनीमिया होता है उसको अगर हम आयरन खिला के ठीक करना चाहे तो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। उसके लिए अर्जेंटली जो ट्रीटमेंट पेशेंट को चाहिए वो ज़रूरी है उनके लिए, नहीं तो वो और बिगड़ सकते हैं। तो जब भी कोई एनीमिया किसी को डिटेक्ट होता है तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खान पान के परिवर्तन से उसको हम ठीक कर सकते हैं। और यूजुअली कई बार कहा जाता है कुछ कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें एनीमिया क्यूरेबल नहीं है। क्या ये मिथ है या सच है? आज के दिन में ऐसे बहुत ही कम एनीमिया होंगे जो क्यूरेबल नहीं है। जैसे कुछ इनहेरिटेड एनीमिया है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, ये भी आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्योर हो सकते हैं। तो कुछ एनीमिया होते हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं लगती है, एनीमिया रह जाती है और ये पेशेंट के लाइफस्टाइल में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है। जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस नाम का एक इनहेरिटेड आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, लेकिन पेशेंट को हम यूजुअली फोलिक एसिड दे के हम पेशेंट को रख देते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन 9-10 के आसपास रह जाता है, उससे कम यूजुअली होता नहीं है। तो पेशेंट कुछ होते हैं हमारे जो थैलेसीमिया के कैरियर है, ट्रेड बोलते हैं हम, जिसको एक जीन माता या पिता से मिला है, तो उनका भी हीमोग्लोबिन कम रहता है, हीमोग्लोबिन 9-10 के आसपास रहता है, लेकिन उसके लिए कोई अलग सा ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, बाकी सारे जो कंडीशन है उसमें ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिल्कुल, यानी कि एक क्यूरेबल डिसीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलाज की अगर बात की जाए तो सर कितने प्रकार के इलाज जो मेडिकल मैथोलॉजी में हैं
इस अनीमिया के लिए? जैसे हम बात कर रहे थे एनीमिया के बहुत सारे कॉज है, तो एक एक कॉज के लिए जो उसके ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग है। किसी पेशेंट का अगर हम देख रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, तो उनको आयरन का कैप्सूल या इंजेक्शन दिया जाता है और साथ में हम कोशिश करते ये ढूंढने के लिए कि ये आयरन की कमी क्यों हुआ है, कि माहवारी से ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण हुआ है या पाइल से ब्लीडिंग हो रहा है या पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन है या पेट के अंदर कुछ कैंसर है, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी का विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो रहा है तो हम उसके B12 के इंजेक्शन या कैप्सूल देते हैं। अगर किसी को किडनी डिजीज़ के कारण एनीमिया हो रहा है तो उसके लिए किडनी से जो हार्मोन निकलता है जो पेशेंट के बॉडी में कम है, एरिथ्रोपोएटिन नामक जो एक इंजेक्शन मिलता है, उसको दे के हम एनीमिया को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो एनीमिया होता है वो कोई ब्लड कैंसर के संकेत होते हैं, तब हमें वो बोन मैरो परीक्षण करके वो देखना होता है कि ऐसा कुछ है कि नहीं। साथ में हमें देखा जाता है कि एनीमिया के साथ बाकी जो ब्लड सेल्स है जैसे वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, वो भी कम हो सकते हैं, तो तब हमें बोन मैरो की टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर कुछ कैंसर ऐसा मिला तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। तो एक एक कंडीशन के लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एनीमिया खुद से, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि खुद से ये शायद कोई बीमारी नहीं है, दूसरे कोई बीमारी के आसार है, दूसरे कोई बीमारी के संकेत है। तो इसके तह तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसका सही इलाज हम कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर सैकत ने कहा कि जल्द से जल्द अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो उसके इलाज भी कई सारे उपलब्ध हैं। डॉक्टर सैकत, ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ लोगों में कहा जाता है कि खान-पान की वजह से अनीमिया है, खान-पान में कहीं न कहीं आयरन की डेफिशिएंसी है। ऐसे लोगों को अपनी डाइट में किस तरह का बदलाव करना चाहिए? क्या कुछ सेवन करना चाहिए? जैसे खान पान के वजह से जो एनीमिया होते हैं उनको हम न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं। तो इसमें होता है कि हमारे बोन मैरो के अंदर जो ये रेड ब्लड सेल जो बनते हैं वो बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। रेड ब्लड सेल या लोहित कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन बोल के एक चीज़ होती है जो हमारे टेस्ट में हम करते हैं, सभी को पता है हीमोग्लोबिन का नाम। तो इसमें जो हीम पार्ट होता है वो आयरन से बनता है। तो बॉडी में अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। साथ में ये जो ब्लड बनाने में विटामिन B12, फोलिक एसिड, इन विटामिन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो खाने में ये अगर ठीक से नहीं लिया जाता है तो एनीमिया हो सकता है। तो जो खाने में आयरन ज़्यादा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में लेना अच्छा रहता है। तो वो कौन सा खाना है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जी, वो उसमें आयरन ज़्यादा रहते हैं तो वो खाना अच्छा रहता है। अंकुरित जो अनाज है उसमें आयरन ज़्यादा रहता है। ड्राई फूड्स वगैरह उसमें आयरन ज़्यादा रहता है। गुड़ में आयरन रहता है। तो ये आयरन रिच प्रोडक्ट है जो खाने से अच्छा रहता है आयरन डेफिशिएंसी में। और जो एनीमिया विटामिन B12 के कमी से या फोलिक एसिड के कमी से हो रहा है उसके लिए डाइट अलग है। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी या कमी साधारण रूप में हम देखते हैं जो वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो जो वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, ये सब ज़्यादा लेना होता है। अगर पॉसिबल हो सके तो अंडा, उसमें भी विटामिन B12 काफ़ी रहता है तो वो सब लेना चाहिए। माछ मछली, इसमें विटामिन B12 ज़्यादा रहता है जो एनिमल प्रोडक्ट होता है। तो ये सब लेने से ये प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी का अगर ये कमी हो जाता है तब हमें उसको मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करना होता है, सिर्फ डाइट से तब काम नहीं बनता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमने बात करी कि जब अनीमिया हो जाता है तब आप क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर डाइट की बात की जाए। डॉक्टर सैकत, ये भी जानना चाहूँगी कि पहले अगर प्रायर प्रिकॉशंस ले लिए जाएं तो अनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। क्या कुछ प्रिकॉशंस होंगे? जैसे एनीमिया जो होता है, ये मैं पहली बार ही बोला कि ये जो दूसरे कोई बीमारी के आसार हो सकते हैं, ये खुद से कोई बीमारी नहीं भी हो सकते। अच्छा डाइट लेना और सर्व प्रकार जो नशे होते हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहना, एक्सरसाइज करना, ये अच्छी बात होती है। लेकिन सारे एनीमिया से हम इससे बच नहीं सकते। जैसे किसी का कोई किडनी के बीमारी से अगर एनीमिया हो रहा है तो उसके लिए तो प्रिकॉशन अलग होते हैं। किनके लीवर के लिए अगर एनीमिया हो रहा है तो उनके लिए भी प्रिकॉशन अलग अलग होते हैं। तो बीमारी अलग अलग है। एनीमिया बहुत सारे बीमारी में हम देख सकते हैं, तो प्रिकॉशन भी अलग अलग बीमारी के अलग अलग ही होते हैं। लेकिन हेल्दी डाइट और सर्व प्रकार जो नशे की चीज़ है उनसे दूर रहना, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं।
बिल्कुल। और अगर बच्चों में इस कंडीशन की सर बात की जाए तो क्या कुछ डिफरेंस आता है, क्योंकि काफ़ी प्रायर एज में अब देखा जा रहा है कि एनीमिया से बच्चे ग्रसित हैं, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जैसे छोटे बच्चे 6 महीने से 3 साल तक बच्चे में हम देखते हैं उनका आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। हुँ, तो काफ़ी टाइम ये देखा जाता है कि कोई पेट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए हेलमिंथिक इन्फेक्शन से ये हो सकता है। तो एंटी हेलमिंथिक जो दवाई है, डीवॉर्मिंग बच्चों को हम करते हैं और आयरन की सिरप बच्चों को खिलाया जाता है। कुछ कुछ एनीमिया जो होते हैं बच्चों में जो आनुवांशिक है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, काफ़ी छोटी उम्र में ही नज़र में आते हैं, पहली बार पकड़ में आते हैं। तो ये एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट अलग सा होता है। जो ट्रांसफ्यूशन डिपेंडेंट एनीमिया जो थैलेसीमियास होते हैं उसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत रहता है। हुँ। तो इसकी बीमारी अलग है। कुछ पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत रहती है। तो कारण के हिसाब से उपचार भी अलग अलग है एनीमिया में। बिल्कुल, चलिए इसी बीच मैं हमारे कॉलर्स को एक बार रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि हमारे जो नंबर हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश कर रहे हैं, और अगर आपके एनीमिया से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप उन नंबर्स पर कॉल कर डायरेक्टली डॉक्टर सैकत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सैकत, आगे बढ़ना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि महिलाओं में ये कंडीशन किस तरह से डिफ़र करती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक ओरिजिनल प्रॉब्लम है ऑलरेडी महिलाओं में, और उस तरीके से कई सारी परेशानियों से महिलाएं जूझती हैं। तो ऐसे में अनीमिया होने के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं? ये जो न्यूट्रिशनल एनीमिया या कुपोषण के कारण जो एनीमिया होता है वो महिला में इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। हुँ, और साथ में जो आपने बोला कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो ब्लड लॉस होता है, इससे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं। तो न्यूट्रिशनल जो एनीमिया है वो महिला में ज़्यादा देखा जाता है हमारे देश में। तो इसके लिए अच्छा डाइट इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। और अगर हम टेस्ट करते हैं उसमें पकड़ आता है कि आयरन विटामिन B12 ये कम है, तो उसके लिए जो दवाई या इंजेक्शन है वो लेना है। और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे SLE और रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये भी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। तो उसके रिलेटेड जो एनीमिया जो हिमोलाइटिक एनीमिया होते हैं, जिसमें बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो टूट जाते हैं जल्दी जल्दी। नॉर्मली जो हमारे रेड ब्लड सेल है एवरेज जो है 4 महीने ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जब बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो ये ब्लड सेल को तोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी वो टूट जाते हैं, तो उसको ये ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो ये भी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल। और थोड़ी देर सर आपने पहले अल्कोहल वगैरह का ज़िक्र किया था, किस तरह से इस तरह की चीज़ों का सेवन काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो हानिकारक सकता हो है, सकता है। इसका प्रभाव समझना चाहूँगी। अल्कोहल से जो है हमारे बॉडी में जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक और हमारे जो ड्यूरिनम बोल के जो आंत के जो पार्ट होते हैं, उससे ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बाधा देते हैं अल्कोहल। दूसरा है कि बोन मैरो भी सप्रेशन कर देते हैं। बोन मैरो मतलब जहाँ से हमारे खून बनता है, ये खून बनाने की फैक्ट्री है एक्चुअली। तो इसमें भी ये खराब प्रभाव रखता है। तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए किसी के लिए भी, ये लेना ठीक नहीं है। और एनीमिया में तो ये और भी हानिकारक हो सकता है। थोड़ी देर पहले आपने पाइल्स की बीमारी का भी ज़िक्र किया, एक मेजर फैक्टर होता है, अगर पाइल्स किसी को है तो एनीमिया के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये समझना चाहूँगी। पाइल्स मतलब जिस पाइल्स से ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभी वो एक्सटर्नल पाइल्स होता है जो पेशेंट को खुद को पता है, कभी कभी वो अंदर होता है तो पेशेंट को पता नहीं होता। हम उसका एग्जामिन करके या कोलोनोस्कोपी करके पता करना होता है कि उसको पाइल्स हुआ है। तो उस पाइल्स से खून का रिसाव होता रहता है। खून का रिसाव होने से पेशेंट को हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। तो हम अगर आयरन से ट्रीटमेंट करें वो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन हम अगर उसके जड़ के जो कारण है वो ना मिटाए, पाइल्स को अगर हमने नहीं मिटाए, उसका ऑपरेशन नहीं किया, तो ये बार बार उधर से खून का रिसाव होता रहेगा और हीमोग्लोबिन कम होता रहेगा। तो हर 6 महीने में पेशेंट एनीमिया लेके आ जाएगा, फिर उसको आयरन की दवाई, आयरन की बिल्कुल। टैबलेट इंजेक्शन देने पड़ेंगे। हुँ। और इस बीमारी की मैं आम तौर पर कंडीशन भी समझना चाहूँगी, भारत में इस बीमारी की क्या स्थिति है? अगर आपकी मेडिकल करियर की बात की जाए तो किस तरह के पेशेंट से आप रोज़ाना रूबरू होते हैं एनीमिया के रिलेटेड में? जैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो रेफ़र होते हैं एनीमिया के लिए, क्योंकि एनीमिया के कॉज नहीं मिल रहे, कारण नहीं मिल रहे। साधारण जो ट्रीटमेंट है एनीमिया के लिए, जैसे आयरन टैबलेट या इंजेक्शन दे दिया, विटामिन B12 के इंजेक्शन मिल गए,
फिर भी उनका एनीमिया ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। या एक बार आयरन इंजेक्शन देने से उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गए हैं फिर कम हो रहा है, तो फिर हमें जो एडवांस इन्वेस्टिगेशन है वो करके देखने होते हैं। जैसे हम इंडोस्कोपी करके देखते हैं कि आंत में कोई अल्सर है कि नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम है जिससे हमारे कोई इन्फेक्शन है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। जैसे सीलियक डिजीज़ बोल के एक बीमारी होती है जिसमें आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है आंत से, तो वो हम ढूंढने की कोशिश करते। साथ में ये सब भी अगर नॉर्मल आ गया फिर हम देखते हैं पेशेंट का बोन मैरो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि बोन मैरो जो है वो हमारे खून बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो ब्लड नहीं बनेंगे और वो हीमोग्लोबिन कम ही रहेगा। तो जब दूसरा कोई कारण हमें मिल नहीं रहा है, सारे जो ब्लड टेस्ट है उसके रिपोर्ट नॉर्मल आ जाते हैं, तब हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। इससे हड्डी के अंदर जो टिश्यू होता है वो उसका एक सैंपल लेते हैं, उससे बायोप्सी निकालते देखते हैं हम कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, उसमें कोई कैंसर है कि नहीं। कुछ कैंसर है जो शुरू में एनीमिया के साथ ही हमारे पास आता है, जैसे मल्टीपल मायलोमा नामक जो कैंसर है, ये एक टाइप के ब्लड कैंसर है जो शुरू होता है एनीमिया से। कुछ लिम्फोमा होते हैं जिसमें गांठ नहीं बनती, सिर्फ बोन मैरो में ही वो लिम्फोमा सेल्स आते हैं और उससे एनीमिया लेके प्रेजेंट करते हैं। और बाकी सारे बहुत सारे कैंसर भी शुरू में एनीमिया के साथ आ सकते हैं। तो जब हमें कॉमन जो साधारण आम तौर पे जो कॉजेज़ होते हैं वो नहीं मिलते, तो ये एडवांस टेस्ट हम करके देखते कि क्या कारण है। बिल्कुल, यानी कि हमने जितना भी डिस्कस किया इसके मुताबिक एनीमिया के इलाज भी उपलब्ध हैं। अंत में सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एनीमिया जो है ये हमारे देश में काफ़ी कॉमन एक चीज़ है, जो हो सकता है दूसरे कोई बीमारी से हो रहा है, तो एनीमिया किसी को हो रहा है तो एक अच्छे मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, जिसे हमें एनीमिया का जो कारण है वो पता चल सके, और सही कारण जब हमें पता चल पाए तभी हम सही ट्रीटमेंट लेके पेशेंट को ठीक कर पाएंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर सेकत, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, तो आज डॉक्टर सेकत दत्ता ने हमारे साथ एनीमिया के बारे में कई जानकारियां साझा की हैं और निश्चित रूप से भी आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें बंसल न्यूज के साथ।